नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आप लोग के लिए CUCET 2021 में पूछे गए फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं और आज ही NTA ने इसका आंसर की रिलीज किया है, तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू x एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस x इक्वल टू 2by स्क्वायर एज सोन इन फिगर। तो फिगर में क्लियरली दिया हुआ है कि किस तरह से रिफ्लेक्ट होके एक फोकस पर सारे लाइट, वो इस साइड से भी अगर कोई एक लाइट जाएगी, ठीक है, इस साइड से भी अगर कोई एक लाइट जाएगी तो ये फोकस से होके पास होगी, ठीक है। तो हमको इसका फोकल लेंथ पता करना है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पासेस थ्रू फोकल पॉइंट एफ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो इस पैराबोला का फोकल पॉइंट होगा वही फोकल पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट उसका भी होगा। तो बेसिकली ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं पैराबोला का, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर पैराबोला वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को, जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो जो दिया हुआ है वो है x इक्वल टू 2by स्क्वायर, ठीक है। तो हम y को इधर छोड़ के 2b को इस साइड ले जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x बाई 2b, ठीक है। तो हमको इसको इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/8b और x। तो ये जो वैल्यू है वो हो गया a की वैल्यू, यहाँ पर जो a है वो इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोकस होता है वो होता है, जो भी हमारा ये a का वैल्यू होगा वो फोकस हो जाता है a0, ठीक है। तो इसलिए जो फोकल पॉइंट होगा f इक्वल टू 1/8b, सो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ पुलिस वन मूविंग ऑन हाईवे with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, what speed does the bullet hit the thief's car? तो देखिए, ये अगर हम मान लेते हैं पुलिस की कार है, ठीक है, और ये थीफ की कार है, ठीक है। तो थीफ की जो कार की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, वो है 192 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की कार की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। हम एक डायरेक्शन दे देते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से ये बुलेट फायर करता है, ठीक है, और बुलेट का जो मजल होता है उसका स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम लिख देते हैं, वह है 150 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 30, ठीक है। तो 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोली जाएगा। अब ये ऑलरेडी कार की स्पीड इतनी थी और बुलेट की स्पीड इतनी हो गई, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बुलेट की, ठीक है, v रिलेटिव हो जाएगा 30 प्लस 540, और ये हो जाएगा 570 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको जाके हिट करेगा, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे कि किस रिलेटिव वेलोसिटी से ये जाके उसको हिट करेगा। तो v रिलेटिव when hit the thief's car, ठीक है।
तो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालें तो आएगा 378 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में दिया है, तो सिंपल इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारा 105 मीटर पर सेकंड। सो डी शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू रेसिस्टेंस R1 is equal to 4 plus minus 0.5 ohm and R2 equal to 16 plus minus 0.5 ohm are connected in series, the equivalent resistance with the limit of percentage error is। ठीक है, तो हमारा R1 दिया हुआ है, हमारा R1 का वैल्यू है, ये R2 का वैल्यू है, और इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। सीरीज में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो सिंपल R1 प्लस R2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम R1 प्लस R2 करेंगे, इस R के लिए, प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, क्योंकि एरर ऑलवेज हम लोग एडिटिव होता है, एरर आर ऑलवेज एडिटिव, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। हम कभी भी किसी चीज में एरर हो हमेशा ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 20 प्लस माइनस और 0.5 1.0, तो इसका परसेंटेज एरर पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/20 इंटू 100। ठीक है, तो 20 बचे 100 यानी कि 5%। सो 2 शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फिर से हमारा एक वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, एरर एंड मेजरमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर वर्नियर स्केल एक है हमारा, वर्नियर स्केल। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आपका ये मेन स्केल रीडिंग होता है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम फंसा सकते हैं और इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कह रहा है वो है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिस्ट काउंट जो है वो है 0.01। ठीक है, सेंटीमीटर, एंड जीरो एरर, जीरो एरर दिया है -0.04। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्केल दिखाएगा जब हम ये 0 पर रहेगा, तो यहाँ पर जो स्केल मेन स्केल पे दिखाएगा वो दिखाएगा 0.04 इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि माइनस में। तो पहले इसको यहाँ तक आने में इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये डेटा आएगा उसमें इतना को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम सही रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात बोल रहा है कि 8 डिवीजन से वर्नियर और मेन स्केल का 8 डिवीजन मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा वो 8 डिवीजन से चूंकि कंसाइड कर रहा है, इसलिए 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.08 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया। तो टोटल रीडिंग जो हो जाएगा, टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर यानी कि माइनस में है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और प्लस में रहता तो माइनस करना पड़ता। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हम सबको ऐड कर देते हैं,
प्लस 0.04 प्लस 0.08, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.52 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Soapy water drips from capillary. When the drop breaks away, the diameter of its neck is d, the mass of drop is m, the surface tension of soapy water is। देखिए कोई भी एक कैपिलरी है, यहाँ पे ड्रिप्स कर रहा है बबल, यानी कि बबल कुछ इस तरह से फॉर्म किया होगा, ठीक है। और इस ट्यूब का जो डायमीटर है वो d है, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। अब फोर्स ऑन बबल ड्यू टू ग्रेविटेशन, फोर्स ऑन बबल ड्यू टू ग्रेविटेशन वो हो जाएगा mg, ठीक है। और टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशनल फोर्स वो हो जाएगा Ft इक्वल टू टी पाई डी, ठीक है। इसका हम सरकमफ्रेंस लेंगे पाई डी, है ना, और टेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो टी पाई डी इक्वल टू mg, तो यहाँ से जो हमारा टेंशन हो जाएगा mg बाई पाई डी, सो mg बाई पाई डी 2 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, if the total kinetic energy of a particle executing SHM is E, then the potential energy V and the kinetic energy K of the particle in term of E when the displacement is half of its amplitude will be। तो देखिए टोटल एनर्जी हमारा E दिया है, वो कितने के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। और वो SHM का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर कह रहा है कि एम्पलीट्यूड जब हाफ हो जाए, ठीक है, तो जब एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा यानी कि हम ये y का वैल्यू a बाई 2, तब ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, तो a से a कैंसिल, इट इम्प्लाइज दैट sin omega t equal to 1/2, that is omega t equal to pi by 2 और 30 डिग्री, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v नॉट cos ओमेगा t, ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा t पाई बाई 2 के बराबर है या 30 डिग्री। तो जो हमारा v नॉट आया, v आएगा वेलोसिटी उस पोजीशन पर 3/2 v नॉट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos पाई बाई 2 का वैल्यू 3/2 होगा। अब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि हम जो वेलोसिटी है उसको v नॉट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर, और एट दिस पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के एट एम्पलीट्यूड एट हाफ पर हाफ m, ये हो जाएगा रूट 3/2 v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ m v नॉट का स्क्वायर और 3/4। हम चूंकि इसको इसलिए अलग ले लिए ताकि हमें पता चले कि जो एनर्जी थी वो कितनी सी घटी, ठीक है। तो ये एनर्जी थी हमारी, तो E इक्वल टू 3/4 टाइम्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर 3/4 टाइम्स हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी E माइनस के, और के की वैल्यू इतनी है, तो हम यहाँ से E माइनस 3/4 E करें तो ये हो जाएगा E/4, ठीक है। तो
potential energy E/4 और kinetic energy 3E/4. So 1 should be the right answer. क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 50 meter per second. How long does the body takes to stop? Okay, तो हमारा फोर्स दिया है 50 न्यूटन, ठीक है, और जो इनिशियल स्पीड है u जो दिया है वो दिया है 15 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 20 kg. तो यहाँ से एक्सेलरेशन लिख सकते हैं F/m क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. ओके, तो 50/20 तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि सब चीज ऐसे यूनिट में. और चूंकि ये रिटार्डिंग है तो हम यहाँ पे एक माइनस साइन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रिटार्डिंग हो रहा है, ठीक है. तो अब हमको पूछ रहा है कि ये टाइम कितना लेगा, तो हम सिंपल यूज करेंगे इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है. तो फाइनल जो हमारा वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि रुक रहा है. तो u और u है 15, हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और a -5/2 इंटू टाइम. तो ये इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -5/2t इक्वल टू -15. माइनस माइनस कैंसिल, it implies that t is equal to 15 into 2/5 यानी कि 6 सेकेंड में वो स्टॉप कर जाएगा. So answer should be 1. An aircraft execute an horizontal loop of radius 1 km with steady speed of 900 km per hour. तो ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये उसका लूप हो रहा होगा. इसका रेडियस है 1 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो है 900 किलोमीटर पर आवर. तो हमको मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18. तो ये हो जाएगा हमारा 250 मीटर पर सेकंड. और ये डिस्टेंस जो दिया है r ये 1 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है. तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है v²/r. तो v की वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे बाई r की वैल्यू 1000. इसको कैलकुलेट करेंगे 625/00 बाई 1000. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So option number 3 is right. Now coming up to question number 9. A family uses 8 kilowatt of power. Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है. ये बस यूनिटरी मेथड इसमें लगाना है और आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा. तो देखिए, तो कह रहा है कि 200 वाट का वो सोलर एनर्जी रेडिएट हो रहा है, बट इसका हम लोग 20% ही यूज कर सकते हैं. तो यूजेबल एनर्जी कितना होगा? यूजेबल एनर्जी वो हो जाएगा 20% ऑफ 200, जो कि वो हो जाएगा 40 वाट. यानी कि 40 वाट एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं पर स्क्वायर मीटर में. यानी कि कोई भी 1 स्क्वायर मीटर का अगर एरिया है तो इसमें हम लोग 40 किलोवाट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, तो 40 वाट हमारा जनरेट हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर में. तो 1 वाट कितने में जनरेट होगा? वो होगा 1/40, ठीक है. और इसीलिए हमको कितना जनरेट करना है? 8 किलोवाट और 8000 वाट. तो 1/40 इंटू 8000
इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर. So 1 should be the right answer. Now question number 10. A spring balance has a scale that reads 0 to 50 kg. ठीक है, तो कोई भी एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें जो रीडिंग आ रही है वो 0 से लेके 50 kg तक आ रही है और जो उसका लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर का. ठीक है. A body suspended from this spring when displaced and released oscillation with time period of 0.6 second. जो टाइम पीरियड है वो 0.6 सेकेंड है, यानी कि समथिंग ये ऑसिलेट कर रहा है. इस पर हम वेट जब हैंग किए तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा. तो कह रहा है कि जो मास है, जो वेट है बॉडी का, वो कितना होगा, कितना बॉडी हमने इस पर हैंग किए हुए है. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यहाँ पे कोई भी अगर मास हमने हैंग किया होगा एम मास का, तो इस पर mg फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर mg लग रहा है. ठीक है. तो m वो है अगर इसमें 50 kg का हम वो हैंग अप करें तो हो जाएगा 50 इंटू 9.8, जो कि मैक्सिमम हम लोग इस पर वेट कर सकते हैं इतना न्यूटन. ठीक है. और जो स्प्रिंग कांस्टेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं kx, वो mg के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से हम k की वैल्यू mg बाई x करके निकाल सकते हैं. जो मैक्सिमम वेट है वो है 490 और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम 22 पॉइंट ओके, ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 0.02. ठीक है. तो ये जो हमारा होगा वैल्यू, k की वैल्यू, वो हो जाएगी 2450 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. तो k की वैल्यू पता हो गई और हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k. ठीक है. तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं. k की वैल्यू पता हो गई, t की वैल्यू पता ही है, तो हम यहाँ से m की वैल्यू लिख सकते हैं t स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू k. ठीक है. तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू k की वैल्यू 2450 और ये मास है, तो सब चीज हमने SI यूनिट में लिया तो kg में आएगा. तो वो हो जाएगा 22.36 kg. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट. ठीक है. तो यहाँ पर ओके, सो ये मास है, आई मिस्टेक. तो हमको इसका वेट निकालना है, ये बॉडी का वेट पूछ रहा है. सो वेट इक्वल टू होगा m इंटू जी. सॉरी फॉर द मिस्टेक. ओके. तो 22 इंटू 36 इंटू 9.8, ये अब आएगा आपका न्यूटन में. ठीक है. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 219.13 न्यूटन. ठीक है. ओके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन एयर व्हेन इट हैज अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ v. तो कोई भी एक मान लीजिए बम है, उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड v है. It breaks into two identical pieces of equal mass if one goes vertically up at a speed of 4v. तो इसका दो पार्ट हो जाता है, समथिंग लाइक दिस. एक 4v जे कैप की स्पीड से जा रहा है, ये आई कैप हम इसको लिख लेते हैं. तो दूसरे की पूछ रहा है कि क्या डायरेक्शन और स्पीड होगी. ठीक है. यानी कि इसका वेक्टर पूछ रहा है.
द वेलोसिटी ऑफ इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन। तो हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बना सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो पहले वाला केस में ये m है और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये m/2 हो जाएगा और ये भी m/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब हॉरिजॉन्टल स्पीड में जा रहा था तो mb i कैप, ठीक है, इक्वल टू, अब ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो m/2 और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, 4v j कैप। ठीक है, और इसकी हमको वेलोसिटी नहीं पता है, तो m/2 हम सिंपली v लिख देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो m कैंसिल। ठीक है, और इसको हम लेफ्ट साइड ले जाके राइट साइड कर देंगे, यानी कि v इक्वल टू v i कैप। ओके, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, v माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो 2v j कैप। ठीक है, तो v इक्वल टू 2v i कैप माइनस 4v j कैप। तो 3 should be the right answer. Okay, option number 3 is right one. Now coming up to question number 12. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है a body moves from point A to B, ये हमारा पॉइंट A है और B तक जा रहा है, under the action of force varying magnitude as shown in figure। तो अंडर varying force की वजह से ये इस तरह से जा रहा है। The force is expressed in Newton and displacement in meter, तो सब चीज ऐसा यूनिट में दे दिया। What is the total work done? तो टोटल वर्क डन इसका ग्राफ, अगर हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लें तो वो हमको टोटल वर्क डन दे देगा। तो देखिए यहाँ से अगर इधर निगेटिव साइड में अगर ये चला गया फोर्स, तो ये एरिया और ये एरिया मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, क्योंकि ये 4 से 5 जा रहा है, ये 3 से 4 जा रहा है, तो इधर 1 यूनिट और इधर 1 यूनिट। ठीक है, और इसका हाइट अगर देखें तो ये भी 15 न्यूटन है और इसका भी -15 न्यूटन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें बस इसका एरिया पता हो जाए 1, 2 और 3 का, तो हमको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, ये 1 यूनिट और इधर 10 यूनिट, तो इसका 1 का हो जाएगा 10 जूल। ठीक है, प्लस 2 का, इसका भी 10 जूल क्योंकि सेम है, प्लस इसका, तो ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस हमारा 1 है और हाइट कितनी है 5, तो 5, तो 10 दूनी 20 और 2.5 22.5 जूल। ठीक है, सो 4 शुड बी द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 सिलेंडर A and B of same material have same length, their radii being in the ratio 1:2 respectively. The two are joined end to end as shown in figure. One end of cylinder A is rigidly clamped while free end of cylinder B is twisted. तो इस जो फ्री एंड है इसको ट्विस्ट किया गया विथ एंगल थीटा। ठीक है, थीटा एंगल से इसको ट्विस्ट कर दिया गया। द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सिलेंडर ए इज, तो पूछ रहा है कि ए में कितना का ट्विस्ट आया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो रेस्टोरिंग टर्क की बात करते हैं, रेस्टोरिंग टर्क वो होगा G इक्वल टू पाई ईटा R पावर 4 बाई 2L थीटा। तो सेम लेंथ का है, सिर्फ वेरी किस में कर रहा है, इसका रेडियस में। ठीक है, तो जो हमारा वो थीटा होगा वो प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1/r⁴ के, इस इक्वेशन से देख सकते हैं। और R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है, R1/R2 है 1/2। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि R2 इक्वल टू 2 R1। ओके, नाउ थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा R2/R1⁴। ठीक है, तो हम R2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे,
तो ये हो जाएगा 2r1 तो पावर 4, r1 से r1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16:1। सो θ1 इज इक्वल टू 16 टाइम्स θ2, ठीक है, और θ2 इज इक्वल टू θ1/16, ठीक है। सो टोटल θ1 प्लस θ2 होगा, है ना, और यहाँ पर हम θ1 और θ2 की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, θ1/16, तो ये हो जाएगा 17/16 θ1, ठीक है। सो θ1 कितना होगा थीटा के टर्म में, ओके, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/17 ऑफ थीटा। सो θ1 की ट्विस्टिंग पता चल गई, वो 16/17 ऑफ थीटा है। सो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर डी या 4 शुड बी द राइट, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हेन अ बीम ऑफ 10.6 electron volt photons of intensity 2 watt per meter square falls on a platinum surface of area 1 into 10⁻⁻4 meter square, only 53% of incident photon ejects photoelectrons, the number of photoelectrons emitted per second। तो देखिए ये एनर्जी ऑफ एक फोटोन की एनर्जी दी हुई है, ठीक है, एच न्यू जो हम लोग बोलते हैं वो है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी पता करनी होगी तो इसमें n से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, n eV, तो हमको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पता चल जाएगा। उसमें जो भी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उसका ओनली 53% फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है। तो जो भी n की वैल्यू आएगी उसमें हम 53% उसका निकाल लेंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारी इतनी है, एक फोटोन की एनर्जी, ओके। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, इंटेंसिटी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2 वाट मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का P बटा में एरिया, यानी कि पावर बाय एरिया, ठीक है। तो एरिया हमें पता है, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। सो और पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, यानी कि पर सेकंड कितनी एनर्जी फॉल हो रही है वो होता है एरिया। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल, चूंकि देखिए ये वाट जो है सब चीज ऐसा यूनिट में दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो पहले हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दिया है 10.6 और जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल पावर है n टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको टोटल पावर पता चल जाएगा, क्योंकि एक फोटोन की जो एनर्जी है वो इतनी है, वो तो 16.96 × 10⁻⁻19 जूल पर सेकेंड। हम टाइम को 1 सेकेंड में ले रहे हैं, पर सेकेंड हमें पता करना है तो हमें इसलिए हमने इसको 1 सेकेंड के लिए ले लिया, तो इतनी पावर हो जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे पर मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर वो हो जाएगा I/P, ठीक है, और I इंटेंसिटी है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर और पावर है 16.96 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी, वो हो जाएगी 0.119779 × 10⁻⁻19
19 इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएट हो रहा, मतलब पड़ रहा है उस सरफेस पर 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसका 53%, अगर हम इसको लमसम ले लें तो 1.2 इंटू 10 पर पावर 18 फोटॉन्स लिख सकते हैं कि इतना फोटॉन्स रेडिएट हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर में। तो इसका 53% ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है। तो 53% ऑफ 1.2 इंटू 10 पर पावर 18 जो कि हो जाएगा 53/100 इंटू 1.2 इंटू 10 पर पावर 18, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 6.36 ऑलमोस्ट इंटू 10 पर पावर 13। ठीक है, तो जो सबसे क्लोजली मैच कर रहा है वो आंसर 1 है, 1 शुड बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weight half weighed down to the center of earth if it's weighted 250 Newton on the surface? ठीक है, तो जो हमारा वेट होगा सरफेस पे वो mg के इक्वल होता है और g का वैल्यू सरफेस पर 9.8 होता है। हम सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो मास हो जाएगा, मास तो कहीं चेंज नहीं करेगा ऑब्जेक्ट का, तो मास जो हो जाएगा वो 250/10 यानी कि 25 kg हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे ही हम ये सपोज ये हमारा अर्थ है, इसकी रेडियस r है, तो इसका कुछ एक मास होगा और इसका डेंसिटी, जो मास की डेंसिटी है वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म रहने वाली है। ठीक है, तो हम इसको डेंसिटी को रो मान लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू, वो लिनियरली चेंज करती है अप टू r इक्वल टू r, यानी कि सरफेस तक, उसके बाद 1/r² के प्रोपोर्शनल हो जाती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल, और ये लिनियरली चेंज कर रही है, यानी कि हाफ वे डाउन पर जो g की वैल्यू है, यानी कि r/2 पर g की वैल्यू भी g/2 हो जानी चाहिए। तो इसको हम लोग इक्वेशन से करके देख लेते हैं। तो जो g होता है वो होता है gm/r²। ठीक है, तो g डैश जब हमारा r इक्वल टू r/2 हो जाए, तो g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करेगा, बट मास तो चेंज करेगा। इफेक्टिव जो मास है वो r/2 पर चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि अब इतना ही मास जो m डैश मास है वही इफेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को काउज करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि रो इक्वल टू मास बाई वेलोसिटी, तो मास को हम लोग लिख सकते हैं रो बाई v, और रो और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो 4/3 पाई r³, क्योंकि रेडियस r है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रो 4/3 पाई r³ बाई r²। तो कहाँ पे पूछ रहा है, एट r/2, तो हम r की जगह r/2 का वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब r/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो जो g डैश आएगा वो आएगा 1/2 4/3 पाई r³ बाई r, और ये ओरिजिनल g है हमारा, सो g डैश इक्वल टू हाफ g। ठीक है, तो सिंपली जो मास हो जाएगा, जो वेट हो जाएगा एट r/2 वो m इंटू जी डैश, तो m हमारा 25 kg और g डैश है वो हाफ ऑफ g, यानी कि अगर हम इसको 10 ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 125 न्यूटन। So 2 should be the right answer. Now coming up to question number 16. A positive charge Q is distributed over a circular ring of radius A. तो एक ठीक है, तो एक रेडियस R है, सॉरी रेडियस A है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। It is placed in a horizontal plane and is rotated about its axis. तो इसके एक्सिस के थ्रू हम इसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, तो एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो वो टॉर्क लगाएगा इस रिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि वो टॉर्क रिंग पर कितना लगाएगा। तो टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड होता है m क्रॉस b, ठीक है। m मैग्नेटिक मोमेंट है, m को हम लोग डिफाइन करते हैं I टाइम्स a, ठीक है। तो यहाँ पर I देखिए कितना होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो टोटल चार्ज बाय टाइम पीरियड होगा, ठीक है, I की वैल्यू, और A की वैल्यू हो जाएगी एरिया जो इसके अंदर होगा वो पाई a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, सपोज इसको हम z डायरेक्शन ले लेते हैं, इसको हम लोग x डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। b की डायरेक्शन x और इसकी डायरेक्शन z, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम t को चेंज कर सकते हैं ओमेगा के टर्म में, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, q ओमेगा बाई 2 पाई, फिर यहाँ पे पाई ए स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 1/2 क्यू ओमेगा ए स्क्वायर जेड कैप, ठीक है। तो अब यहाँ से हम टॉर्क आसानी से निकाल सकते हैं। m की वैल्यू डालते हैं, m की वैल्यू हाफ क्यू ओमेगा ए स्क्वायर जेड कैप क्रॉस b, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन x कैप की तरफ है, तो z क्रॉस x हो जाएगा y कैप। तो यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो q ओमेगा ए स्क्वायर b और ये y कैप हो जाएगा। सो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 शुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 17. Two slits in Young's double slit experiment have width in ratio of 1:4. तो बीटा का जो रेशियो दिया हुआ है, बीटा 1 बाई बीटा 2, वो दिया है 1:4, और बीटा जो होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम I1 बाई I2 लिख सकते हैं, और जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4, इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2. It implies that a1 इक्वल टू 2 टाइम्स a2. अब I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो पूछा है, तो I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो निकालते हैं। I मैक्स कितना होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और I मिनिमम जो होगा वो A1 माइनस A2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे A1 और A1 की वैल्यू हम यहाँ से 2A2 डाल सकते हैं, तो 2A2 प्लस A2 इसका स्क्वायर बाई 2A2 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 3A2 बाई A2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/1. So 9/1 should be the right answer, and option number 3 is right. Now coming up to question number 18.
The position time relation of a particle of moving along the x-axis is given by x is equal to a minus bt plus ct square, where a, b and c are positive numbers. The velocity time graph of the particle is, तो देखिए x दिया हुआ है, x is equal to a minus bt plus ct स्क्वायर. तो हम अगर dx by dt करें तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है. तो वो आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस b बचेगा प्लस 2ct. तो ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस b प्लस 2ct. जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c. तो y v के इक्वल हो गया और m 2c के इक्वल हो गया और c माइनस b के इक्वल हो गया. तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि ये एक स्लोप वाला ग्राफ होना चाहिए, यानी कि ये तो नहीं होगा. दूसरी कंडीशन कि जो c जो कट करेगा y एक्सिस पर वो माइनस b होगा, यानी कि कहीं निगेटिव एक्सिस पर कट करना चाहिए. तो इन दोनों में देखिए, ये तो 0 पर कट कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव में कट कर रहा है, यानी कि 3 शुड बी द राइट आंसर. Okay, now coming up to question number 19. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with time t as ac equal to k square r t square, where k is a constant. The power delivered to the particle by the forces acting on it is. तो यहाँ पर पावर पूछ रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है k स्क्वायर r t स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो लिखते हैं v स्क्वायर बाई r. तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो v स्क्वायर बाई r वो हो जाएगा k स्क्वायर r t स्क्वायर. सो इट इम्प्लॉइज दैट v स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर. तो यहां से हम v निकाल सकते हैं k r t. ठीक है, अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे. ठीक है, तो वेलोसिटी निकल गया, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो dv बाई अगर हम dt करते हैं तो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t का टर्म हट जाएगा और सिर्फ बचेगा kr. ठीक है, तो अगर हम टेंजेंशियल फोर्स की बात करें, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स वो हो जाएगा, सिर्फ इसमें मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इंटू अल्फा टी यानी कि m k r. ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया. और पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड वो हो जाएगा P इक्वल टू एफ डॉट बी. ठीक है, तो एफ बी कॉस थीटा, और चूंकि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है. ठीक है, तो थीटा 0 यानी कि कॉस थीटा 1, यानी कि पावर हो जाएगा सिंपली b टाइम्स f. तो यहाँ पर f इतना है m k r, और v यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटू k r t. ओके, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो m k स्क्वायर r स्क्वायर t. तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट. Now coming up to question number 20. A 40 kg boy whose legs are 4 centimeter square in area and 50 centimeter long. तो कुछ सिलेंड्रिकल या फिर कुछ कोई भी एक शेप ले लेते हैं, उसका बॉयज का लेग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर. फॉल्स थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर. तो समथिंग यहां से ये गिर जाता है और पैरों के बल गिरता है. ठीक है,
without breaking his leg bones. If the bones can withstand a stress of 0.9 into 10 to the power 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 0.9 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बोन इज, तो इस बोन का यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ से इस हाइट पर था यानी कि 2 मीटर ऊपर था, तो जब ये यहाँ से यहाँ गिरा होगा तो इसका कुछ पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो लॉस किया होगा। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अगर इसका एनर्जी लॉस कर रहा होगा तो गेन कर रहा होगा इसका पैर, है ना, तो गेन इन स्ट्रेस स्ट्रेन, गेन इन स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस कर रहा है, mgh के बराबर, और गेन कितना हो रहा है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि हमें स्ट्रेस की वैल्यू पता है, स्ट्रेन की वैल्यू पता नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हम यहाँ से अगर स्ट्रेन की वैल्यू लिखना चाहें तो स्ट्रेन की वैल्यू वो लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सिंपली पुट करते हैं, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किसका, इसके जो पैर का वॉल्यूम है, ठीक है। और देखिए, चूंकि ये एक पैर का डिस्क्रिप्शन हुआ ना, और बच्चे के तो पैर 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बाय mgh। यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0.9 इंटू 10 का पावर 8, हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ इसके फीट का वॉल्यूम, तो 4 इंटू 50, ठीक है, 4 इंटू 50, बट ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो हमको इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10 का पावर -6 लिख देते हैं, मीटर क्यूब में चेंज हो गया। इसका मास, तो इसका मास है 40 kg, ठीक है, जी हम बेसिकली 10 ले लेते हैं, और h 2 मीटर दिया हुआ है। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.206 इंटू 10 का पावर 10, ठीक है। और इसको अगर हम डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट करें 2.06, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, जो सबसे नियरेस्ट आंसर सही होगा वो है 3, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से डायमेंशन पूछा है सिंपली। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल पर कुछ भी हो ना, e पावर हम लोग थीटा लिखते हैं, तो ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये जो भी होगा ना, तो वो सबका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले का जो डायमेंशन होगा वो सेम होना चाहिए, तभी तो कट के न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हम अल्फा की
डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अल्फा एक्स इक्वल टू के बी टी, और के बी टी एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और अल्फा, और यहाँ से x नीचे जाएगा तो l हो जाएगा, क्योंकि x कह रहा है x डिनोट्स द डिस्टेंस। ठीक है, तो एक l से l कैंसिल, तो अल्फा का जो डायमेंशन आया वो आया m l t माइनस टू। अब ये p तो प्रेशर है, और यहाँ से अल्फा बाई बीटा कर लेंगे तो हमें इसका बीटा का डायमेंशन पता चल जाएगा। तो p इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, it implies that beta equal to alpha by p. So beta equal to alpha का डायमेंशन लिख लेते हैं m l t माइनस टू, और बीटा सॉरी p का डायमेंशन, p क्या है, प्रेशर है, तो m l माइनस वन t माइनस टू, m से m कैंसिल, t स्क्वायर कैंसिल, और ये l ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम m0 l स्क्वायर t0 का फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 शुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल है। तो कह रहा है कि यहाँ से 24 वोल्ट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर सिलिकॉन है जिसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है, और इसका जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि VA पर कितना वोल्टेज होगा। तो देखिए, जैसे ही करंट यहाँ से यहाँ पास होगा तो अपना आसान रास्ता ढूंढेगा कि किधर से हम आसानी से चले जाएं। तो यहाँ पर इसको कम पोटेंशियल बैरियर मिल रहा है, तो इधर से इधर पास हो जाएगा, और जैसे ही इधर पास होगा इधर का वे ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर हो गया। ठीक है, तो सारा करंट इस डायरेक्शन से आएगा, इस डायरेक्शन से नहीं आएगा। ठीक है, और इतना वोल्टेज रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो 24 माइनस 0.3 वोल्ट, यही यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो VA इक्वल टू हो जाएगा 23.7 वोल्ट। सो 1 शुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज L1 when the tension is T1 and L2 when the tension is T2. The unstretched length of the wire is। सिंपल यंग्स मॉडुलस से इसको हम लोग बना सकते हैं। एक चीज एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा नेचुरल लेंथ है वो L0 है, जिसको हम लोग नेचुरल जो निकालना है, अनस्ट्रेच्ड नेचुरल या अनस्ट्रेच्ड जिसको हम लोग बोलना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यानी कि टेंशन बाई एरिया। ठीक है, फोर्स या टेंशन बाई एरिया, और ये डेल्टा L बाई L। ठीक है, तो यहां से हम अगर हम डेल्टा L लिखें तो वो क्या होगा, जो भी इंक्रीजमेंट इन लेंथ हुआ है ना, जो नेचुरल लेंथ से इंक्रीज हुआ है वही डेल्टा L हो जाएगा। ओके, सो L माइनस L0 इक्वल टू हो जाएगा T L0 बाई AY। तो केस वन में क्या कह रहा है कि जो L है वो L1 हो जा रहा है, और जो T है वो T1 हो जा रहा है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, L1 माइनस L0 T माइनस L0 T1 L0 बाई AY। ठीक है, अब केस 2 में क्या कह रहा है कि जो L है वो L2 हो जा रहा है, और T है वो T2 हो जा रहा है। तो इसकी भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, L2 माइनस L0 T2 L0 AY बाई AY। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 L1 माइनस L0 बाई L2 माइनस L0 इक्वल टू T1 L0 AY बाई T2 L0 बाई AY। ठीक है,
ये कैंसिल हो जाएगा, L नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा T1/T2। तो यहाँ से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके L को सेपरेट करेंगे, तो जो L नॉट हमारा आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा T2 L1 माइनस T1 L2 बाई T2 माइनस T1। सो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? आंसर नंबर 1 हमारा मैच कर रहा है। 1 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24 में क्या कह रहा है? What is the magnetic induction of field at point O in a circuit in a current I carrying wire that has the shape as shown in figure? The radius of curved part of the wire is R. The linear part are assumed to be very long. ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट है। एक पार्ट ये है जो स्ट्रेट आ रहा है और यहाँ तक है। दूसरा पार्ट ये सर्कुलर वाला पार्ट है। ठीक है, ये सर्कुलर वाला पार्ट है दूसरा। तीसरा पार्ट ये वायर है। तो इसकी वजह से जो B की कंट्रीब्यूशन होगी वो 0 होगी। इसकी वजह से जो B की कंट्रीब्यूशन होगी ड्यू टू एंड ऑफ लॉन्ग वायर वो होती है B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। ठीक है, ओके। तो अब इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 270 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें 3π/2। ठीक है, तो इसकी वजह से जो 2 की वजह से कंट्रीब्यूशन होगी B ड्यू टू 2 वो हो जाएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। सॉरी, यहाँ पर कैपिटल R लिया तो हम कैपिटल R ही लेंगे। ठीक है, और वो 3/2। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, ऐड करके कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई R 1 प्लस 3π/2। सो कौन सा आंसर सही होगा? म्यू नॉट I 4 पाई, ये यहाँ पर 1, सो 4 शुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी दी हुई है विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम 2t I कैप प्लस t स्क्वायर j कैप। तो इस यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर हम dv/dt कर दें तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2t j कैप। ठीक है, और फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2i कैप यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4j कैप। एक्सेलरेशन पता हो गया, मास दिया हुआ है m इक्वल टू 2 kg। ठीक है, तो पूछ रहा है फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग मास 2 और एक्सेलरेशन है 2i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन। तो यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4i कैप प्लस 8j कैप न्यूटन। सो 4 शुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर 2021 का फिजिक्स का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, और हमारे मेहनत को आप लोग प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।